माउस ऊपर कीजिए। हाँ, शुरू हो। बुक्स वर्ल्ड अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए हम कक्षा 10 के इतिहास विषय से संबंधित आपसे बातचीत करेंगे। आप जानते हैं कि इतिहास विषय के अंतर्गत आपको भारत और समकालीन विश्व भाग 2 पर अध्ययन आपको करना है, यानी इंडिया एंड कंटेम्पररी वर्ल्ड सेकेंड। आइए हम देखते हैं, ठीक से समझने का भी प्रयास करेंगे। आखिरकार आपको विश्व इतिहास पढ़ने की क्या आवश्यकता है? क्या आपने ऐसा महसूस किया? आपने पिछली कक्षाओं में यानी 6, 7, 8 में आपने भारत के इतिहास के बारे में अध्ययन किया और कक्षा 9 में आपने विश्व इतिहास का अध्ययन किया। आखिर क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है विश्व इतिहास पढ़ने की? ऐसा आपने महसूस किया? नहीं किया तो महसूस करना चाहिए। आखिर वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि भारत के अतीत की कहानी दुनिया के लंबे इतिहास से जुड़ी हुई है। यानी हमारे जो भारत का अतीत रहा है, तो भारत का अतीत कहीं ना कहीं विश्व इतिहास की घटनाओं से या गतिविधियों से अपना नाता जोड़े रहा है। ऐसी स्थिति में हमको यह आवश्यक लगता है और एनसीईआरटी ने भी इस बात को महसूस किया कि हमको विश्व इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। यदि हम वर्तमान संदर्भ में बात करें तो आज तमाम अर्थव्यवस्थाएं और समाज दिनों दिन गहरे तौर पर एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। इतिहास को हमेशा भौगोलिक सीमाओं में बंद करके हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं ये निश्चित तौर पर एक देश से दूसरे देश पर अपनी कहीं ना कहीं छाप छोड़ जाती हैं और प्रभाव डाले रहते हैं। यह भी हमें जानना आवश्यक है। हालांकि आप जान चुके होंगे, जब आपने कक्षा 9 की समकालीन विश्व, भारत और समकालीन विश्व में अध्ययन किया होगा तो आपको बताया गया होगा। हम आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे कि जो पहले विश्व इतिहास के बारे में बात की जाती थी, तो विश्व इतिहास का अध्ययन करने के लिए हम पश्चिम विश्व, राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट के बारे में ही अध्ययन करते थे। यानी आधुनिक पश्चिम के उदय की कहानी को ही हम विश्व इतिहास समझ रहे थे। ऐसा पश्चिमी इतिहासकारों ने इस तरह से अपनी बातों को रखा और ये मान के चलते थे कि उनका ही इतिहास विश्व का इतिहास है। और उन्होंने ऐसा यह बताने का प्रयास किया, ऐसा लग रहा था कि सारे परिवर्तन और सारी तरक्की सिर्फ पश्चिम में हुई है। और उन्होंने यह बताने का भी प्रयास किया कि बाकी देशों के इतिहास की घटनाएं एक तरह से ठहर सी गई थी, वो गतिहीन और जड़ हो गए थे। उनका ऐसा मानना था। पीपुल इन द वेस्ट, ऐसा उनका सोचना था, समझना था कि पीपुल इन द वेस्ट वेर सीन एज इंटरप्राइजिंग, इनोवेटिव, साइंटिफिक, इंडस्ट्रियस, एफिशिएंट एंड विलिंग टू चेंज। उनका अपना ये मानना था कि जो पश्चिम के लोग हैं ये बड़े ही उद्यमी होते हैं, बड़े ही वैज्ञानिक तरीके वाले होते हैं, नए अनुसंधान करने वाले होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं और इनमें कौशल बहुत होता है और ये परिवर्तन के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं। ऐसा उनका अपने बारे में ऐसा सोचना था। लेकिन जहां हम रह रहे हैं, यानी ईस्ट के बारे में उनकी धारणा, अफ्रीका के बारे में उनकी धारणा, साउथ अमेरिका के बारे में उनकी धारणा अलग थी।
उनका ये मानना था कि यहाँ के रहने वाले लोग ट्रेडिशनल हैं, लेजी हैं, सुपरटिशियस हैं और परिवर्तन के उत्सुक नहीं होने वालों में से हैं। ऐसी उनकी सोच थी और अपने आप को यह कह के सभ्य सिद्ध करना चाह रहे थे। कहने का मतलब कि हमारे बारे में, यानी जो हमारा पूर्वी समाज है, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के बारे में लोग ये मान के चल रहे थे कि हम बड़े ही परंपरानिष्ठ हैं, आलसी हैं, अंधविश्वासी हैं और बदलाव से कन्नी काटने वाले हैं। ऐसा उनका सोचना था। लेकिन यह अब बात सही नहीं प्रतीत होती है। वास्तव में हर एक समाज में परिवर्तन का अपना इतिहास रहा है और इतना ही नहीं, अलग अलग देशों के इतिहास एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, इंटरलिंक्ड हैं। और यह भी सही है कि एक समाज में हुए बदलावों का असर दूसरे समाज में हम देख सकते हैं। भारत व अन्य उपनिवेशों की घटनाओं ने यूरोप को काफी प्रभावित किया है। हम निश्चित तौर पर विश्व इतिहास को इस नजरिए से अब देखेंगे, इसलिए विश्व इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। कक्षा 10 में जो आप अध्ययन करेंगे वह कक्षा 9 से आगे की कड़ी हम उसे कह सकते हैं। आइए हम उसको रिलेट करेंगे, कैसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हम आगे देखते हैं। इसके पहले हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि भारत और समकालीन विश्व भाग 2, जो जिस विषय पर हम अध्ययन करेंगे, उसमें कुल 3 सेक्शन हैं। पहला सेक्शन, जिस तरह से कक्षा 9 में आपने पहले सेक्शन के अंतर्गत इवेंट्स एंड प्रोसेसेस, घटनाएं और प्रक्रियाएं, यूरोप के संदर्भ में जो घटनाएं घटित हुई और वो घटनाओं की क्या प्रक्रिया रही है, इनका अध्ययन आपने किया है। उसी तरह से आप कक्षा 10 में भी अध्ययन करेंगे। थोड़ा फर्क है, उसकी भी हम आपसे बातचीत करेंगे। तो सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत आप जो पढ़ेंगे वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। कैसे उदय हुआ, कौन सी ऐसी घटनाएं हैं और वे घटनाएं कहाँ तक भारत में, यूरोप में राष्ट्रवाद को लाने में सहायक हुई। आपको पता होगा यूरोप महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण देश हैं और उन देशों में किस तरह से नेशनलिज्म, अर्थात फ्रांस में, इंग्लैंड में, इटली में, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया हंगरी में, स्विट्जरलैंड में, यूनान में, किस तरह से उनमें राष्ट्रवादी प्रवृत्ति आई, इनका हम अध्ययन करेंगे और कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद फल फूलता दिखता है, इसकी स्टडी हम करेंगे। इसके बाद जो पहला सेक्शन है उसके दूसरे हिस्से में हम अध्ययन करेंगे भारत में राष्ट्रवाद। हम अपनी निगाह अपने देश के बारे में लाएंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे। अब आप जानते हैं कि हमारा देश गुलाम था, हमारा देश उपनिवेशवादी मनोवृत्ति का शिकार था और तरह तरह के संकट, तरह तरह की झंझावत, तरह तरह की शोषणकारी प्रवृत्ति हमारे पास मौजूद थी। इन सब के बावजूद हमने कैसे अपने देश के अंदर उनका विरोध करते हुए राष्ट्रीयता की भावना लाने में कामयाब हुए, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। कैसे भारत में राष्ट्रवाद का विकास होता है, तो हम बृहद रूप से उसका अध्ययन करेंगे। सेक्शन 2 में हमको लिवलीहुड, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज, अर्थात हम जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में बातचीत करेंगे। उसके अंतर्गत हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे। एक चैप्टर होगा द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड,
आप जानते हैं ग्लोबलाइजेशन का एरा है। विगत 50 वर्षों से ग्लोबलाइजेशन का दायरा कितना बृहद और व्यापक होता चला जा रहा है और किस तरह से सभी देश एक दूसरे से कनेक्टेड फील कर रहे हैं। तो भूमंडलीकृत विश्व कैसे बना, इसके इतिहास पर भी हम जाएंगे। प्राचीन काल में क्या स्थिति थी, मध्यकाल में क्या स्थिति थी, आधुनिक काल में क्या स्थिति थी, और हम समकालीन विश्व के संदर्भ में भी इस बात का अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे कि जो ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड है ये किस स्वरूप में और कैसे कैसे अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। सेक्शन 2 में ही हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ेंगे। वह चैप्टर है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी औद्योगिकरण का युग। आप जानते हैं कि औद्योगिकरण 18वीं शताब्दी की एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है और औद्योगिकरण क्रमशः बढ़ता चला गया। और आप जानते हैं कि औद्योगिकरण यूरोप के विकास के लिए, अपने सभी कॉन्टिनेंट में जितने भी देश हैं, धीरे धीरे उन पर भी औद्योगिकरण की छाया आई और बहुत से देशों ने क्रमशः धीरे धीरे औद्योगिकरण की प्रक्रिया को अपनाया और उसमें वो आगे बढ़ते चले गए। लेकिन औद्योगिकरण के बहुत सारे फायदे भी हुए और औद्योगिकरण के बहुत सारे नुकसान भी हुए। औद्योगिकरण का जो सबसे ज़्यादा फायदा यूरोप के लोगों को हुआ, जहाँ से औद्योगिकरण की शुरुआत होती। आप जानते हैं कि इंग्लैंड पहला देश है जहाँ औद्योगिकरण सबसे पहले आया और फिर उसी औद्योगिकरण की प्रक्रियागत जो परिवर्तन आए, जैसे भारत भारत में बहुत परिवर्तन आया और किस तरह से भारत औद्योगिकरण की वजह से विदेशी शासकों के शोषण का शिकार बना। उन्होंने अपने फायदे के लिए किस तरह से कच्चे माल को लिया, फिर कच्चे माल को तैयार माल में कन्वर्ट किया और फिर उन्हीं देशों में जहाँ से कच्चा माल ला रहे थे वहाँ उन्होंने उस माल की सप्लाई भी की, किस तरह से डबल मुनाफे कमाए। तो ये भी सारी बातें हम पढ़ेंगे, किस तरह से औद्योगिकरण का राजनीतिक प्रभाव रहा, औद्योगिकरण का सामाजिक प्रभाव रहा और औद्योगिकरण का जबरदस्त आर्थिक प्रभाव रहा। इन सारे बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे और औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस थे, किस तरह से आगे बढ़ती चली गई। सेक्शन 3 में हम पढ़ेंगे, ये ध्यान रहे सेक्शन 3 कक्षा 9th में नहीं था, 10th में आपको सेक्शन 3 अलॉट किया गया है और इसके अंतर्गत एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स की हम बात करेंगे, अर्थात रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति। ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम एक ही बात का अध्ययन करेंगे, वह होगा प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। आप जानते हैं कि मुद्रण बड़ा ही महत्वपूर्ण है और जब मुद्रण का आविष्कार हुआ तभी जाकर के शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, बहुत सारी किताबें आई प्रिंट हो करके और बहुत से लोगों तक वो मुहैया हो पाई, जिसकी वजह से उन्होंने अपना ज्ञान बढ़ाया। आपने गुटनबर्ग की बाइबल सुना होगा। गुटनबर्ग ने पहली पुस्तक जो छापी थी वो बाइबल थी, गुटनबर्ग ने किया था, इसलिए गुटनबर्ग की बाइबल है वो। और कैसे कैसे फिर मुद्रण संस्कृति बढ़ी और उस मुद्रण संस्कृति ने किस तरह से आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया और उसके क्या प्रभाव हुए और मुद्रण संस्कृति ने आधुनिक दुनिया लाने में अपनी क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, इसके बारे में हम बृहद रूप से आपसे बातचीत करेंगे। आइए, हमने अभी आपसे जो बातचीत किया और ये कहा कि सेक्शन 1 में हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के लिए हमको सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान में लानी होगी, कक्षा 9 में हमने पढ़ा था फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति को आपको फिर से रिकॉल करना होगा, तभी हम यूरोप में जो गतिविधियां आई यानी राष्ट्रवाद की जो प्रवृत्ति फली फूली, तभी हम उसको समझ पाएंगे। आइए हम देखें, थोड़ा सा आपका ध्यान हम आकृष्ट करना चाहेंगे कि फ्रांस में 1789 में क्रांति हुई थी और वह क्रांति
राजा की निरंकुशता के विरुद्ध भी थी। वह क्रांति समाज में जो विषमताएं थी उसके खिलाफ थी। और इतना ही नहीं, जो 1789 की क्रांति थी, जो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश लिए हुए थी, उस पर हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि कैसे स्वतंत्रता और समानता का संदेश ये क्रांति हमें देती है। हमने इसके बारे में काफ़ी बृहद रूप से पढ़ा है और ये पाया है कि कैसे बास्टिल का पतन होता है, फिर किस तरह से नेशनल असेंबली वास्तव में सामंतवादी जो मनोवृत्ति थी उस पर कैसे आघात पहुंचाती है, सामंतवादी सामंतवाद की समाप्ति की घोषणा करती है, मानव अधिकारों की घोषणा होती है, और बहुत सारे सुधार कार्य। और सबसे बड़ी चीज जो दिखाई देती है, संविधान का बनना 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान बनाया, और वह संविधान अब संवैधानिक राजतंत्र का दर्जा ले लिया। फिर भी राजा की गतिविधियां इस तरह की थी कि वह यूरोप के अन्य देशों से अपने संपर्क स्थापित कर रहा था, जहां रूढ़वादी मनोवृत्ति के राजा थे और उनसे सहायता लेना चाह रहा था। उसकी गतिविधियों की वजह से आपको पता है कि कैसे लुईस 16वें को मार डाला जाता है, यानी गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है। गिलोटिन क्या है आप जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो हम आपसे शेयर कर लें। और गिलोटिन वास्तव में ये दो खंभे होते थे और उसके बीच में एक जो लोहे की तलवार टाइप की रहती थी, लगी रहती थी, और गले से निकल जाती थी और काट दिया जाता था। वो गिलोटिन, चूंकि गिलोटिन ने आविष्कार किया था इसीलिए उसके नाम पर गिलोटिन पड़ा। तो राजा का किस तरह से सफाया कर दिया जाता है, संवैधानिक राजतंत्र आता है, फिर नेशनल कन्वेंशन आती है और बहुत सारे सुधार कार्य करते हैं। नेशनल कन्वेंशन ने आगे चल कर के इस तरह से एक ऐसे, जब चुनाव होते हैं नेशनल कन्वेंशन के बाद, यानी नेशनल कन्वेंशन के ज़माने में ही जो चुनाव होते हैं उनमें ऐसा आभास होता है कि अब जो कार्यकारी परिषद है, क्योंकि उन्होंने जैकोबिन के ज़माने में देखा था रॉबस्पियर को, और किस तरह से रॉबस्पियर ने सत्ता का दुरुपयोग किया था और आतंक का राज्य लाया था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो कार्यपालिका का गठन किया, उसमें उन्होंने डायरेक्टरी में 5 सदस्यों की व्यवस्था की। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि एक व्यक्ति उसका दुरुपयोग कर सकता है, तो 5 सदस्यों की व्यवस्था आई। और कैसे नेपोलियन का उद्भव होता है, आप ये भी जानते हैं कि क्रांति के दौरान किस तरह से फ्रांस का अन्य देशों से युद्ध होता है और नेपोलियन इन कामों में सफल होता है। ज़्यादा हम आपसे बातचीत नहीं कर पाएंगे, आपने कक्षा 9 में बृहद रूप से पढ़ लिया है, नेपोलियन का उत्थान होता है, लेकिन सभी राष्ट्र मिल करके किस तरह से नेपोलियन को परास्त कर देते हैं। और नेपोलियन 1815 में वाटरलू के मैदान में पराजित होता है और उसको सेंट हेलेना जेल में भेज दिया जाता है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। तो हम कुल मिलाकर के ये देखना चाहते हैं, ये जानना चाहेंगे, इस चैप्टर में हमें जानना चाहेंगे कि किस तरह से फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। उस 1789 की फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का जो बोध आया, वहीं से वास्तव में नेशनलिज्म की शुरुआत हो जाती है। ऐसी स्थिति में हम अपना ध्यान 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, जिनकी बात हम अभी कर रहे थे, वो हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे, इस चैप्टर के अंतर्गत हम सीधे सीधे आपके सिलेबस के अंतर्गत आते हैं और आपके सिलेबस के अंतर्गत हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जीने का संघर्ष, फ्रांस की जनता के पास जीने का संघर्ष आया, स्ट्रगल टू सर्वाइव, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और ये भी बातचीत करेंगे हाउ ए सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन, यानी जीविका का संकट कैसे उत्पन्न हो जाता है। और फिर हमें देखेंगे कि संयोग से कैसे मिडिल क्लास का उद्भव होता है और मिडिल क्लास किस तरह से विशेषाधिकारों का विरोध करता है। हम आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन की बात करेंगे कि क्रांति की शुरुआत कैसे, जैसे बास्टिल के पतन से होती है और किस तरह से फिर वो मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में तब्दील हो जाता है। हम ये भी देखेंगे
कि किस तरह से रेन ऑफ टेरर जिसकी बात हम कर रहे थे ये भी हम पढ़ेंगे, और हम ये भी पढ़ेंगे कैसे डायरेक्टरी का रूल्स आता है, यानी फ्रांस में डायरेक्टरी स्थापित होती है 5 सदस्यों की, और फिर नेपोलियन कैसे उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता दिखता है। और हम इन विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए आगे फिर हम अपनी घटनाओं के बारे में समझेंगे, जानेंगे। आइए हम थोड़ा-सा आपसे बात करें, समझें इस बात को और विस्तृत रूप से। At if we were to travel in a टाइम कैप्सूल टू द मिड 18th सेंचुरी, हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, ध्यान रहे, हम सीधे सीधे यूरोप में नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करिएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम अपना ध्यान 18वीं शताब्दी के मध्य की ओर ले जाएं, तो जिस तरह के राष्ट्र हमें आज दिखाई दे रहे हैं उस तरह के राष्ट्र हमको 18वीं शताब्दी के मध्य में नहीं दिखेंगे। उस समय यदि हम ये बात करें कि 18वीं शताब्दी के मध्य के लोगों से, जब वो 18वीं शताब्दी में जो लोग वहाँ रह रहे थे, यदि हम उनसे पूछते कि उनकी नेशनैलिटी क्या है, उनकी नेशनल आइडेंटिटी क्या है, तो शायद वो हमें बताने में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि ये चीज़ें उस समय डेवलप नहीं हो पाई थी। और ये वास्तव में जो डेवलपमेंट हुआ नेशनैलिटी में, जैसे हुआ, लगभग इसका भी इतिहास 2.5 साल से पुराना नहीं है। For that time, nation did not exist in their modern form. जो आज नेशन का रूप दिख रहा है, उस समय वो नहीं था। People lived within kingdoms. उस समय के लोग कहाँ रह रहे थे? राजा शासन कर रहा था, छोटे छोटे राज्य थे, रियासतें थी, रजवाड़े थे, लेकिन वो एक नेशन के अंतर्गत नहीं रह रहे थे। एरिक हॉब्सबॉम कहते हैं, एरिक बॉम्स हिस्टोरियन है, वो कहते हैं, उन्होंने एक बार कहा था, द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट अबाउट द मॉडर्न नेशन इज इट्स मॉडर्निटी। ये आधुनिक राष्ट्रों का सबसे बेजोड़ पहलू उनकी आधुनिकता में निहित है। इनके अस्तित्व का इतिहास 250 साल से पुराना नहीं है, ऐसा उन्होंने अपनी बात रखी थी। आइए देखते हैं, द सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू ए नेशन, एक राष्ट्र के साथ जुड़ाव, डेवलप्ड ओनली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। वास्तव में इसमें समय लगा है कि कैसे नेशन जो है आया, सामने आया। तो फर्स्ट सेक्शन में हम इसी पर बातचीत करेंगे कि विल ट्रेस दिस हिस्ट्री, यानी कैसे राष्ट्रवाद आ गया। यू विल सी हाउ द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज्ड इन यूरोप, यानी यूरोप में नेशनलिज्म की भावना कैसे इमर्ज्ड हुई, कैसे आई, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। हाउ टेरिटरीज वेर यूनिफाइड एंड नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म, इसके अंतर्गत हमें पढ़ेंगे कि कैसे जो बहुत सारे जो क्षेत्र थे वो बिखरे हुए थे, उनमें यूनिटी नहीं थी, तो कैसे ये यूनाइटेड होते हैं और किस तरह से नेशनल गवर्नमेंट यानी राष्ट्रीय स्तर की सरकार बनती है, हम बात करेंगे। इट वाज इवॉल्व्ड many wars, revolutions, many ideological battles and political conflict। तो जब ये नेशनल गवर्नमेंट बनी और विभिन्न जो भूभाग थे यूनाइटेड होते हैं, तो इनके अंतर्गत बहुत सारे युद्ध भी होते हैं, बहुत सी क्रांतियां होती हैं और बहुत से वैचारिक संघर्ष भी हमको दिखते हैं, राजनीतिक द्वंद्व भी दिखते हैं। और इन्हीं प्रक्रियाओं के अंतर्गत यूरोप में नेशनलिज्म की भावना आ जाती है। चैप्टर 2 में हम बातचीत करेंगे आपसे, वी विल डिस्कस ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया वेयर नेशनलिज्म वाज शेप्ड बाय द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियलिज्म। इसकी बात हम आपसे कर चुके हैं। हमारा देश गुलाम था और उसी दौरान कैसे हमारे अंदर यानी हमारे भारत में राष्ट्रीयता की भावना आई, इसकी बातचीत हम करेंगे। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ नेशनलिज्म इन कॉलोनियल कंट्रीज कैन डेवलप इन ए वैरायटी ऑफ वेज। ध्यान रहे, हम ये भी समझेंगे कि किस प्रकार औपनिवेशिक देशों में राष्ट्रवाद नाना प्रकार से अस्तित्व में आ सकता है।
कितनी इसकी वैरायटियां हो सकती हैं, कोई एक फार्मूले के अंतर्गत नहीं है। कितने नाना प्रकार की एक्टिविटीज हैं जिनके अंतर्गत नेशनलिज्म की भावना आ सकती है, ये हम पढ़ेंगे। द स्टोरी ऑफ नेशनलिज्म इन दीज चैप्टर्स, यानी 2 चैप्टर जो नेशनलिज्म की बात जिन पर हम करेंगे, एक तो यूरोप में नेशनलिज्म की भावना और दूसरा भारत में नेशनलिज्म की भावना, जो हम बातचीत करेंगे। इनमें हम विभिन्न लेवल्स, विभिन्न स्तरों की हम बातचीत करेंगे आपसे। वी विल डिस्कस वर्ड्स एंड डीड्स ऑफ इम्पोर्टेंट लीडर्स एंड द बिग एंड ड्रामेटिक इवेंट्स दे लेड एंड पार्टिसिपेटेड इन। जब हम नेशनलिज्म की बात करेंगे तो हम महत्वपूर्ण नेताओं, जिन्होंने नेतृत्व किया था, उनके क्या शब्द थे, उनके क्या कार्य थे, इनके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिन घटनाओं को उन्होंने आगे बढ़ाया। वी हैव टू लुक एट द एस्पिरेशंस एंड एक्टिविटीज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। इतना ही नहीं, हमको देखना होगा, हम देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से सामान्य लोगों की गतिविधियों ने भी इस नेशनलिज्म की भावना को आगे बढ़ाया। वी विल सी हाउ नेशनलिस्ट सेंसिबिलिटीज आर nurtured by artists and writers and through art and literature, songs and tales। यानी राष्ट्रवादी भावनाओं को कला व साहित्य, गीत, कथाओं के जरिए कलाकारों, लेखकों ने किस तरह से इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया, ये भी हम डिस्कस करेंगे इन चैप्टरों में। दूसरे वाले चैप्टर में हम लिवलीहुड, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज पर बात करेंगे। और आपको ध्यान होगा कक्षा 9 में आपने चरवाहों और वनवासियों के बारे में समझा था, उनकी गतिविधियों को समझा था। और वास्तव में ये जो घूमते फिरते लोग हैं, घूमंतु लोग हैं, आज भी हमारे समाज में दिखाई देते हैं। तो उन घूमंती लोग, जो घूमंतु लोग थे, वो भी हमारे समाज के एक महत्वपूर्ण अंग है। इनफैक्ट दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड वी लिव इन। पहले भी महत्वपूर्ण थे और आज भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम कक्षा 10 में वी विल डिस्कस अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहले तो हमने कक्षा 9 में बातचीत किया था चरवाहों, वनवासियों, जिनका घूमंतु का जीवन था, उनके बारे में बातचीत किए थे। लेकिन हम कक्षा 10 में लिवलीहुड, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज के अंतर्गत ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे जिक्र कर दिया है। और हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। और वास्तव में ये मॉडर्निटी को लाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए हैं। तो वी विल डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ दीज डेवलपमेंट्स। ग्लोबलाइजेशन का कैसे डेवलपमेंट हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह से आगे हमें ले जाने में सहायक हुई। सेक्शन 3 भी हम पढ़ेंगे। हमने आपसे बताया था रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति के अंतर्गत, यानी एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स के अंतर्गत हम प्रिंट कल्चर को पढ़ेंगे। और उसमें देखेंगे वी विल इंट्रोड्यूस टू द हिस्ट्री ऑफ प्रिंट कल्चर, यानी जो मुद्रण संस्कृति आई, इसका क्या इतिहास है, इसका कैसे ग्रोथ हुआ है और किस तरह से इसके ग्रोथ ने हमारे समकालीन विश्व को, कंटेम्पररी वर्ल्ड को आगे ले जाने में सहायता की। वी विल सी हाउ प्रिंटिंग मेड पॉसिबल द स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, डिबेट्स एंड डिस्कशन, एडवर्टाइजिंग एंड प्रोपेगेंडा एंड ए वैरायटी ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। यानी छपाई ने सूचनाओं और विचारों, बहसों, चर्चाओं, विज्ञापन और प्रचार तथा नाना प्रकार के नए साहित्य को किस तरह से ये संभव बनाया। When we will discuss such themes of everyday life, we begin to see how history can help us reflect even the seemingly ordinary things in the world। ये जब हम इन
इन घटनाओं की बातचीत करेंगे, यानी जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं, जिन विषयों की हमने आपसे बातचीत की, तो हम इस बात को समझने लगते हैं कि दुनिया के मामूली चीज़ों को समझने में इतिहास कितना मददगार हो सकता है। मेरी बात से शायद आप समझ गए होंगे कि इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और यह हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली बहुत सारी बातों को कैसे सुलझाने में सहायक हो सकता है, यही हमको आपसे आज शेयर करना है। और हमने संक्षिप्त में आपसे बातचीत की। अगली चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। धन्यवाद।